कि किस तरह से आप 98 प्लस तक अचीव कर सकते हैं 12th क्लास केमिस्ट्री में। नहीं, आपको स्टेप्स फॉलो करके चलने हैं, आपको स्टेप्स 1 बाय 1 स्टेप बढ़ाना है। ठीक है, तो आपने फॉलो कर लिया तो मैं बता रहा हूँ आपको 98, 99, 100 भी अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ है नहीं, रिएक्शन है। अब रिएक्शन पे कमांड बनाना है तो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है। समझ में? हेलो चैंपियंस, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं वो सारी बेस्ट स्ट्रेटजीज, स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आप 98 प्लस तक अचीव कर सकते हैं 12th क्लास केमिस्ट्री में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार पासिंग मार्क्स के एनी हाउ आ जाए या फिर एनी हाउ इज्जत बच जाए, तो उस स्कोर से आप 98 प्लस तक किस तरह अचीव कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ मेरा 5 साल का ऑफलाइन का जो एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों को किस तरह मैंने हेल्प की है 98, 95 प्लस अचीव करने में, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। उसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में मैंने एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ आपके लिए रखा है, तो सरप्राइज़ लेके ही जाइएगा, ऐसे ही मत जाइएगा। सरप्राइज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 12th क्लास केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो बस इन चीज़ों को फॉलो करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करिएगा जो मैं आप बताने वाला हूँ यहाँ पे। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं हो रहे हैं सीबीएसई के, जो अभी सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया है। तो यार सैम्पल पेपर सॉल्व क्यों कर रहे हो? क्या आपके सिलेबस ख़त्म हो चुके हैं? क्या आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं? क्या आपने सारे चैप्टर का रिवीजन कर लिया? नहीं किए हो ना, तो अभी क्यों अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हो? क्योंकि आपने चैप्टर्स पूरे क्लियर नहीं किए हैं, आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है। अब डायरेक्ट आप जाओगे जब सैम्पल पेपर सॉल्व करने, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे आपको एक डीमोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और आप डायरेक्टली चले गए सैम्पल पेपर देखने कि सैम्पल पेपर है, मेरा दोस्त आया था वो सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा था तो मैं भी सॉल्व करूँगा। अब नहीं, आपको स्टेप्स फॉलो करके चलने हैं, आपको स्टेप्स 1 बाय 1 स्टेप बढ़ाना है। ठीक है, तब आप अच्छे से वहाँ तक पहुँच पाओगे। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। डीमोटिवेट अभी से होने लगोगे तो बस एक ही चीज़ आएगी दिमाग में कि यार पास हो जाए कैसे भी, अच्छा स्कोर कर ले, मतलब इज्जत बचाने वाला स्कोर कर ले। इज्जत नहीं बचाना है, आपको बढ़िया स्कोर करना है, आपको 90 प्लस स्कोर करना है, 95 प्लस स्कोर करना है। उन चीज़ों को सोचो कि जो आपने सोच के रखी हैं, पहले से एक गोल बना के रखा है। समझ में आया? तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को 1 बाय 1 ऊपर रखिए। एक साथ जंप मारना चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ें तो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो की जो जर्नी है इसको बताते हैं। इन 4 महीनों में इन सारी चीज़ों को जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उनको फॉलो करना है। और अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं बता रहा हूँ आपको 98, 99, 100 भी अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये जानना है कि आपका जो युद्ध हो रहा है, आप जो जहाँ लड़ाई करने जा रहे हो, जो आपका एक डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन में आपको कौन कौन सी जगह पे कितना कितना टाइम देना है और कितने नंबर्स आपको मिल रहे हैं उन जगहों पे आपके टाइम देने के, क्योंकि आपका टाइम वर्थ इट होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं पहले ये डिस्कस करने वाला हूँ कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर के कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वो सारी चीज़ें अगर आप जान रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बस थोड़ा सा टाइम लेके मैं ये भी बताने वाला हूँ। उसके बाद सोल्यूशन 7 नंबर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 नंबर और केमिकल काइनेटिक्स यहाँ से भी 7 नंबर। अब ये 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फिजिकल केमिस्ट्री के यही 3 चैप्टर हैं जिनसे आपको 23 नंबर आप पा सकते हो। 23 नंबर का केवल फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ले दे के करना क्या क्या है। पहली चीज़, आपको कंप्लीट करना है चैप्टर। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आपको करना है इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स कहाँ से उठाओगे? न्यूमेरिकल्स आप उठाइए PYQ से। PYQ जब सॉल्व करोगे, ठीक है, PYQ जब सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स
ठीक है, वहाँ के न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल जितने भी मिलेंगे आपको PYQs में, सॉरी जितने भी PYQs में क्वेश्चन मिलेंगे मैक्सिमम आपको यहाँ से न्यूमेरिकल ही मिलेंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है। और आपको PYQ सॉल्व करने के बाद एक चीज़ पता चल जाएगी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं इन चैप्टर में, इन तीनों चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो पढ़ लिया, आपके सारे न्यूमेरिकल्स उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपने सॉल्व कर लिए, तो आपका यहाँ पे 7 नंबर में से अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हो, बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल आता ही आता है। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़े हैं, ठीक है, उसके साथ साथ आपने हेनरीज लॉ, ये सारी चीज़ें अगर पढ़ ली हैं तो आपके अच्छा खासा यहाँ पे 7 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नर्स्ट इक्वेशन है, मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन उनके, ठीक है, ओनसागर डिवाई हकल ओनसागर इक्वेशन, उसके साथ साथ लास्ट में बैटरीज हैं, फिर कुछ रिएक्शन, कुछ जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब जितने भी नाम ले रहा हूँ मैं, इन सभी को अगर 1 by 1 आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है, तो आपको 9 नंबर यहाँ से अवॉर्ड किए जाएंगे और आराम से आप अचीव कर सकते हो उसको। देखो, मैं जानता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री ईजी है आपके लिए, यहाँ से स्कोर करना ईजी है आपके लिए, ठीक है, स्कोर करना, ठीक है, स्कोर करना ईजी है, इसलिए ईजी है क्योंकि आपको केवल क्या करना है, यहाँ चैप्टर पढ़ने हैं, फॉर्मूला याद करने हैं, फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल पे ध्यान दे दीजिए, आप 23 आराम से अचीव कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, अब ये दोनों ऐसे चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जहाँ पे आपको 14 नंबर अवॉर्ड किया जा रहा है, 14 नंबर यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, 7 नंबर डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के क्वेश्चन जो भी आते हैं ये वेरिएशन के क्वेश्चन, ट्रेंड्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इनके रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कि जैसे सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो जिंक, कैडमियम और Hg जो हैं ये डायमैग्नेटिक क्यों होते हैं। ठीक है, ऐसे रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है, इन चीज़ों को ये फॉलो कर रहा है तो ये क्यों नहीं फॉलो करता है, एक्सेप्शंस, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। एक्सेप्शन पहली बात याद कर लो, फिर इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो रिएक्शंस आती हैं KMnO4 और इन सब की, ठीक है, एसिडिक या बेसिक मीडियम में K2Cr2O7 इन सब का, ठीक है, इनमें जो रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस करना सीख लीजिए। यहाँ से आप 7 नंबर वहीं से अचीव कर लेंगे, आराम से अचीव कर लेंगे। रीजनिंग क्वेश्चन, उसके साथ रिएक्शंस, ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस हैं, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन, इन सभी को याद करना आपको कंपलसरी है, रिवाइज भी करना है। ठीक है, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब कोऑर्डिनेशन अगर देख रहे हो, कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेशन में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ईजिली आ जाएंगे, जैसे नेमिंग है। ठीक है, IUPAC नेमिंग कोऑर्डिनेशन की बहुत आराम से आप सीख सकते हो। आइसोमेरिज्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म हो गया, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थियरी है। ठीक है, इन सभी से अगर आप बहुत आराम से इनको पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने इनको समझ लिया है, इनके टॉपिक्स को समझ लिया है और एक बार रिवीजन कर लिया, फिर आप जाओ PYQ सॉल्व करने। ठीक है, और PYQ सॉल्व करके आप आराम से इस चैप्टर को, ठीक है, ऐसे उड़ा सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही बात। फिर आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल टू ऑल, अगर ये फिजिकल और इनऑर्गेनिक देखें तो ये ऑल टू ऑल पूरा मिला के 37 नंबर का आता है, जो कि आराम से ईजी है, आप आराम से यहाँ से 37 नंबर अचीव कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत सारे बच्चों को रिएक्शंस याद नहीं होती, रिएक्शन में प्रॉब्लम। ठीक है, फिर वो बहुत सारे ऐसे नेमिंग रिएक्शंस हैं जो डायरेक्टली, क्योंकि रिएजेंट याद करना पड़ता है नेमिंग रिएक्शंस में, कि कौन सा रिएजेंट आप यहाँ पे यूज़ करके तब रिएक्शन करा रहे हो, वो मैकेनिज्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो मैकेनिज्म याद करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी टफ हो जाती हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए टफ हो जाती है। लेकिन मैं बताने वाला हूँ, अभी आगे बताऊँगा कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप डील कर सकते हैं और आराम से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 33 नंबर्स है ना, जिसमें से 33 में से 7 नंबर जो बायोमोलिक्यूल्स के हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली अलग चैप्टर है, लेकिन इसको ऑर्गेनिक सेकंड बुक में रखा गया तो ऑर्गेनिक के साथ ही निपटा दिया जाता है। लेकिन आपको ये 33 नंबर पूरा, तो 33 में से आप 7 माइनस कर दो, 26 नंबर की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है।
ठीक है। अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको करना क्या क्या है वो मैं 1 बाय 1 अभी बताने वाला हूँ, कैसे कैसे आपको फॉलो करना है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। बायोमोलिक्यूल 7 नंबर का ये इजी चैप्टर है, ठीक है। बायो वालों को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इस चैप्टर में, लेकिन मैथ्स वाले जो हैं उनको भी इस चैप्टर को आराम से पढ़ना चाहिए। लास्ट में इसको ख़त्म करिए, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत पहले ही ख़त्म कर लो, आसान चैप्टर है, आप लास्ट में इसको ख़त्म करिए। लास्ट में ख़त्म करके इसके जितने भी 7 नंबर के क्वेश्चन आप अचीव कर सकते हो। ये नंबर गेनिंग चैप्टर है, 7 नंबर यहाँ से आपको लेना ही लेना है, छोड़ना नहीं है, इतना याद रखिए, ठीक है। एनी हाउ रट के या एनी हाउ, ठीक है भाई, वही चीज़ें हैं, रटने वाली चीज़ें। तो आराम से इसको पढ़ लीजिए पूरा अच्छे से, लास्ट में पढ़िएगा और यहाँ से 7 नंबर गेन कर लीजिएगा। इजी है गेन करना, ठीक है, समझ में। अब पढ़ना कैसे वो बताता हूँ। अभी तक ये बताऊँ कि कितने कितने नंबर का आ रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इन सभी में नेमिंग रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बेसिक्स अगर आपने बेसिक आपका क्लियर है, यानी 11th की केमिस्ट्री आपकी क्लियर है, बेसिक क्लियर है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो भी इस चैप्टर को, इन चैप्टर को पढ़ने आइएगा। अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो पहले बेसिक में यही चीज़ें आएंगी। IUPAC नेमिंग आपको आनी चाहिए, टेट्रावैलेंसी, ठीक है, IUPAC नेमिंग सारे अलग अलग एलिमेंट्स की, सॉरी अलग अलग कंपाउंड्स की, ठीक है। उसके साथ साथ टेट्रावैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है तो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, ठीक है, वो सब। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। देन आप इन चैप्टर्स को जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आराम से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। लेकिन बेसिक्स क्लियर कर लेना ज़रूरी है आपके लिए, बेसिक्स क्लियर करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले। उसके बाद इन चैप्टर्स को जब नेमिंग रिएक्शंस इनके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नेमिंग रिएक्शंस और उसके साथ साथ कन्वर्जन आगे आएगा, मैं बताऊंगा क्या होता है कन्वर्जन। उन कन्वर्जन्स को आपको करना ही करना है वो, और कन्वर्जन एक ही तरीका है कन्वर्जन को करने का, वो है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आपने की है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, तभी कन्वर्जन आप करिएगा। आगे मैं बताने वाला हूँ, तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इन लास्ट 4 मंथ्स में आपको इसको ही फॉलो करना है। पहली चीज़ आपको ख़त्म करनी है फिजिकल केमिस्ट्री। जो भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, मैं हमेशा आप किसी एजुकेटर, किसी अदर पर्सन से पढ़ रहे हो या किसी भी जगह से पढ़ रहे हो, आपके ट्यूशन टीचर्स पढ़ा रहे हैं या कोई भी पढ़ा रहा है, वो अलग अलग चैप्टर्स, अलग ये पढ़ लो पहले, ये पढ़ लो पहले, या फिर स्कूल में क्या होता है कि मिड टर्म्स एग्जाम आ गए तो वहाँ पे कोई और चैप्टर उठा के, सेकंड बुक का कोई और चैप्टर बीच में उठा के पढ़ा दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि सबसे पहले इसी क्लॉकवाइज रोटेशन को आपको फॉलो करना है। और ये क्लॉकवाइज रोटेशन यही है कि सबसे पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करो, इनऑर्गेनिक खत्म करो, देन ऑर्गेनिक पे आओ, ठीक है, देन ऑर्गेनिक पे आओ। मोस्ट स्टूडेंट्स का, मेरी तो फेवरेट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर नहीं खत्म किया और डायरेक्ट इस पे आ गए और ये चीज़ हार्ड लग रही है आपके लिए, ठीक है, तो आप यहीं डिमोटिवेट होना स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, हमेशा मेरा जनरली यही मोटिव रहता है कि बच्चों को यही बताया जाए कि फिजिकल केमिस्ट्री आपको पहले पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ऑप्शन में रखिए, थर्ड लास्ट में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पे, और थर्ड में लास्ट में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इन सभी में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या करना है आपको। पहली चीज़, आपको चैप्टर, अब 4 मंथ हैं, 4 मंथ में 10 चैप्टर आपके पास हैं। अब देख लो, हर मंथ में अगर आप, वैसे 2-2.5 आ रहा है, लेकिन 3 चैप्टर एक मंथ में, बस 3 चैप्टर का आप टारगेट बना लो। 3 मंथ में सारे चैप्टर्स आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। हो सकता है 2-4-10 दिन आगे पीछे हो जाए तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करके ही उनको ख़त्म करना है। आप पूरा स्कोर कर जाओगे। उसके बाद स्टेप्स क्या क्या हैं, पहले तो कंप्लीट चैप्टर, पूरा चैप्टर, अगर 98 प्लस अचीव करने की सोच रहे हो, तब के लिए है ये सब, ठीक है। अगर उससे कम 90 या 80 में बस काम चलाना है ना, तो फिर अभी आधे पे मैं बता दूंगा कहाँ तक आपको फॉलो करना है, ठीक है। आपको आगे की चीज़ें पूरा फॉलो करना है, 98 प्लस लाना है, तो इन चीज़ों को पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहली चीज़, कंप्लीट द चैप्टर। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, अपने ट्यूशन टीचर से, या फिर यहाँ पे पढ़ रहे हो, या किसी अदर सोर्स से पढ़ रहे हो, तो भी
कहीं से पढ़ रहे हो, आपको चैप्टर को कंप्लीट करना है। कंप्लीट कर लिया, फिर चैप्टर के कंप्लीट करने के साथ साथ उसके नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। जो भी आपका नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, खुद से नोट्स बनाइए, किसी अदर से नोट्स मत लीजिए, ठीक है। खुद से नोट्स बनाएंगे क्योंकि अपनी लिखी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती हैं, दूसरे किसी से लोगे या बनाओगे तो वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। इसलिए मैं कहूँगा कि नोट्स बनाइए। नोट्स के बाद, बनाने के बाद आप उनको आपने रिवीजन आपको करना जरूरी है, ठीक है। रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। अब रिवीजन करने के साथ साथ आपको जो भी टॉपिक्स आप रिवाइज कर रहे हो उसका शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, ठीक है। उस जैसे ये चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करना है उसके लिए भी टाइम चाहिए, क्योंकि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं उन्हीं को ले रहा हूँ कि जो स्कूल जाते हैं, फिर उनके ट्यूशन क्लासेस होती हैं, फिर वो आके कहीं रात में पढ़ाई कर पाते हैं, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दे पाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एनी हाउ टाइम निकालो, लेकिन सेल्फ स्टडी को आप टाइम दीजिए। सेल्फ स्टडी के अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप अचीव कर लो, अच्छा खासा अचीव कर लो, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट्स की बात करें अगर, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आपको न्यूमेरिकल पे कोई भी चैप्टर से आपको 100 न्यूमेरिकल्स नहीं लगवाया जाएगा, कोई भी टीचर नहीं लगवाएगा। आपसे यही कहा जाएगा कि आप न्यूमेरिकल्स लगाओ, आपको चीज़ें समझा दी जाएंगी। तो आपको न्यूमेरिकल्स लगाने ही लगाने हैं, तो उसके लिए आपको खुद टाइम देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। अब शॉर्ट नोट्स जो बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन के साथ साथ जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लग रहे हैं, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं, उनको शॉर्ट में लिखते चले जाइए, अपने वर्ड्स में लिखते चले जाइए, जो आपको केवल समझ में है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने खुद के नोट्स आपको खुद से लिखने हैं, खुद से बनाने हैं, ठीक है। तब आप उन शॉर्ट नोट्स को एक बार, अब दूसरी बार जब रिवीजन करना होगा तो शॉर्ट नोट्स को एक बार जब देख लोगे तो आपको वो चीज़ें याद आ जाएंगी। अरे ये वाला टॉपिक था, इसको मैंने इस तरह से शॉर्ट नोट पे इस तरह से लिखा हुआ था, ठीक है। शॉर्ट नोट आपके थोड़े से क्रिएटिव टाइप के होने चाहिए, अलग अलग पेन्स यूज़ करके, अलग अलग कलर्स के पेन्स यूज़ करके ही बनाइए, मैं तो कहूँगा, क्योंकि उससे अट्रैक्शन बढ़ता है। अट्रैक्टिव नोट्स रहेगा तो आपको पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। मैं जनरली जो भी शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ वो कम से कम 3 टाइप की पेन लेके यूज़ करता ही हूँ, जिसमें ब्लू, ब्लैक और रेड ये इन्वॉल्व होते हैं। इनको आप यूज़ करिए। शॉर्ट नोट्स यानी नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं? रिवीजन के साथ बनाने हैं। रिवीजन का टाइम कैसे रखना है? तो 6 दिन आप पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलर क्लासेस ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एक दिन अपना जो भी आपको संडे ले लिया या कोई एक दिन आप चूज़ कर लीजिए जहाँ पे आपको एकदम फ्रीली रिलैक्स रहना है, और उस दिन आपको रिवीजन पे केवल टाइम देना है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुई? यानी 6 डेज आपके वर्किंग डेज हुए, 7th डे आपको क्या करना है? आपको पूरा रिवीजन करना है। उसके साथ साथ पीरियोडिक रिवीजन को अपना पार्ट बनाइए, ठीक है। देखो, कोई भी चीज़ आपको आपके दिमाग में रिटेन तभी रहती है जब आप उसको 4-5 बार 10 बार करते हो, सेम चीज़ को रिपीट करते हो, ठीक है। और सेम चीज़ को तुरंत रिपीट नहीं करना है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करना है, और उसी को मैं कहता हूँ पीरियोडिक रिवीजन, ठीक है। भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है पीरियोडिक चीज़ें आएंगी। तो पीरियोडिक रिवीजन को अपना पार्ट बनाइए, एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसी सेम चीज़ को आप रिवाइज करिए, ठीक है। 4-5 बार जब करोगे ना, रिवाइज करोगे, देखो और कोई तरीका नहीं है। आपको अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में चीज़ों को रिटेन रखना है तो आपको ये करना पड़ेगा। 4-5 बार एक ही चीज़ को आप रिवाइज कर रहे हो तो वो 95% तक आपकी मेमोरी में रिटेन हो जाता है, और जब रिटेन हो जाएगा तो वहीं पे आप क्या हो जाओगे, अपनी चीज़ों से 95, 98 ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, ये सारे टारगेट स्कोर कर सकते हो। समझ में आया? तो रेगुलर रिवीजन को अपना पार्ट बनाइए, अपने रेगुलर जो भी चीज़ें, जो भी आप सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हो उसमें अपने रेगुलर रिवीजन्स रखिए, ठीक है। कैसे रखना है वो आपको तय करना है, ठीक है। लेकिन देखो, नॉर्मल स्टूडेंट्स और एक बेस्ट स्टूडेंट में यही, एक जो स्कोरिंग स्टूडेंट होता है उन दोनों में यही फ़र्क होता है। नॉर्मल स्टूडेंट वही घिसे पीटे तरीके यूज़ करेगा, लेकिन जो 98, 95, 99 स्कोर करने वाला है उसको कुछ अलग करना ही पड़ेगा, तभी वो स्कोर कर सकता है वहाँ तक। क्योंकि 80% आपका जो पेपर होगा वो एज यूजुअल वैसा ही रहेगा जो नॉर्मल स्टूडेंट सॉल्व कर लें। 10% थोड़ा सा मॉडरेट होता है, और 10% जो आपका होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, हायर लेवल होता है, ठीक है। अब उस हायर लेवल को आपको सॉल्व करना है, तभी आप जाके 98, 99 स्कोर कर सकते हो, 100 स्कोर कर सकते हो। समझ में आ रही बात?
समझ में आया? इसके बाद पीरियोडिक रिवीजन। अब बच्चे क्या करते हैं, तुरंत PYQ लगाना स्टार्ट कर देंगे। सर ने बोल दिया PYQ लगाना स्टार्ट कर, नहीं करना है यार, वैसे नहीं करना है। आप जब तक चैप्टर को 2 बार रिवाइज नहीं कर चुके हो तब तक, और रिवीजन के बाद ही आपको PYQ पे आना है। आपने रिवीजन नहीं किया है चैप्टर को तो PYQ पे मत सॉल्व करिए, क्योंकि आपके दिमाग में चीज़ें अभी रिटेन नहीं है तो PYQ सॉल्व करने जाओगे, नहीं सॉल्व होगा, तुरंत डिमोटिवेशन आएगा, निगेटिविटी आएगी दिमाग में। तो पहले जब भी PYQ लगाने चाहिए उससे पहले चैप्टर को एक शॉर्ट रिवीजन अपना कर लीजिए, देन PYQ पे जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं स्टार्टिंग में तो भी आपको नए टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको उनके सोल्यूशन देखने हैं, देख के उसके बाद सॉल्व करिए। लेकिन स्टार्टिंग में ये पैतरा आजमाइए, इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा, समझ में आया? उसके बाद NCERT। और अब देखो यहाँ तक जब आपने फॉलो कर लिया ना तो यहाँ पे 80% आपने स्कोर कर लेंगे, आप आराम से स्कोर कर लेंगे, 80-85% स्कोर कर लेंगे आप। ठीक है, केमिस्ट्री में 85 के आसपास तक जा सकते हैं। उसके बाद आपको अगर आपको अचीव करना है और भी अचीव करना है, ठीक है, 98, 99, 100 तक अचीव करना है, तब आपको आना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, केवल NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, NCERT एग्जाम्पलर हैं, NCERT के जो एग्जाम्पल्स इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं वो हैं। अब ये सारी चीज़ें जब सॉल्व करोगे ना तो आपको चीज़ें पता चलेंगी कि एक्चुअल में, क्योंकि NCERT के जो क्वेश्चन मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप PYQ से पहले NCERT पे जाइए, चैप्टर खत्म करने के बाद NCERT पे जाइए, क्योंकि NCERT के क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर से थोड़ा सा रिलेट करके दे देता है, दूसरे किसी चैप्टर से रिलेट करके दे देगा। ठीक, तो रिलेट करके जब देगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम पे फंस सकते हो आप। वैसे आप सोल्यूशन आपको कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिमोटिवेशन आएगा, इसलिए पहले एक मोटिवेशन लाइए अपने अंदर PYQ सॉल्व करके, देन इस पे आइए। फिर जब चीज़ें नहीं सॉल्व होंगी ना तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि यार कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे आप जब मेहनत करोगे तो ये भी सॉल्व होना स्टार्ट होंगे, और जब यहाँ सॉल्व होना स्टार्ट हुआ तब आप पहुँच गए उस स्कोर पे 98, 99 पे, 100 पे। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, फिर नया चैप्टर, फिर कंप्लीट चैप्टर, फिर शॉर्ट नोट्स, फिर पीरियोडिक रिवीजन, PYQs, NCERT। ठीक है, यही करना है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर मेरे जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, मैंने चैप्टर खत्म किया, सारे चैप्टर्स खत्म किए, वो NCERT और अलग अलग चीज़ें सॉल्व करते रहते थे, अपने अलग अलग सोर्सेज सॉल्व करते रहते थे और मुझसे पूछते भी रहते थे। ठीक है, देन मैंने क्या किया, जनवरी स्टार्टिंग में ही मैंने 1 मंथ का पूरा शॉर्ट रिवीजन की क्लासेस रखी, जिसमें मैं 2.5 घंटे 2 से 2.5 घंटे में रेगुलर क्लासेस लेता था, और उसमें उनको हर एक टॉपिक को एकदम अच्छे से समझाते जाता था। ठीक है, पढ़ा तो था उन्होंने, बस उनको शॉर्ट रिवीजन चाहिए था। अब पढ़ाने के बाद 3 दिन में एक चैप्टर में ख़त्म करता था, देन उनको लास्ट डे, 3rd डे ही मैं एक शीट देता था जिसमें 10 ईयर्स के PYQs होते थे। अब वो 20 से 25 क्वेश्चन होते थे, और उन 20 से 25 क्वेश्चन में जो 10 ईयर्स के PYQs थे वो सभी सॉल्व करते थे। ठीक है, अब उन सॉल्व करने से क्या हुआ, वो प्रैक्टिस उनकी बनना स्टार्ट हो गई। किसकी प्रैक्टिस बनना स्टार्ट हो गई, क्वेश्चन सॉल्व करने की, कि किस तरह के टॉपिक, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि वो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिए। वही आपको करना है। और मैं बता रहा हूँ 15 से 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स में से जिनके 90+, 95+ स्कोर किया है जिन्होंने। ठीक है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, ये बस अपने आप में बिलीव रखो, और ये 4 मंथ में जो भी मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को फॉलो करो, बस यही तरीका है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या तरीका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, तो वो चीज़ें बता देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करने के लिए ध्यान से देखिए, पहली चीज़ तो बेसिक्स क्लियर कर लो। बेसिक कैसे, बेसिक जो मैंने बताया नॉमेनक्लेचर और ठीक है जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्लियर कर लीजिए, और कंप्लीट चैप्टर को पढ़ लिया। उसके बाद नोट्स आपके रिएक्शन के साथ होने चाहिए। रिएक्शन जहाँ भी आपने लिखे हैं वहाँ ऐसे डब्बा बना दो। ठीक है, ऐसे डब्बा बना के, मतलब एक ऐसे इस तरह से जहाँ भी रिएक्शन लिखी है उसको रेड मार्क से, रेड पेन से ऐसे डिब्बा बना के रख देना है।
ठीक है, जिससे आपको लगे एक जैसे ही आप कॉपी ओपन करो, अपनी नोट्स ओपन करो, तुरंत आपको दिख जाए कि यहाँ पे रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन बनाने, उसके साथ साथ अब क्या करना है आपको, रिवीजन के साथ साथ आपको नेमिंग रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। जो भी रिएक्शंस हैं, रिएक्शन चैप्टर में हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको कंपल्सरी चैप्टर वाइज करिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैं क्या करता था, मेरे 12th के टाइम पे मैं क्या करता था, जो भी रिएक्शंस मुझे याद होती थी मैं उनको ऐसे ही बैठा हूँ, ठीक है, जो भी रिएक्शंस याद आई उन रिएक्शंस को मैं ऐसे पर्टिकुलरली ऐसे ही नॉर्मली लिखते चला गया। ठीक है, कि ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है, ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है। ठीक है, अब उससे क्या हुआ कि वो रिएक्शंस जब मेरे दिमाग में है और मैं उन चीज़ों को लिख रहा हूँ तो वो फिर से और देर तक और ज़्यादा टाइम तक वो रिटेन रहेंगी मेरे दिमाग में। ठीक है, क्योंकि मैंने माइंड में ही उनको रिवाइज कर लिया। यही आपको करना है, प्रैक्टिस। देखो, हर एक रिएक्शन के लिए प्रैक्टिस चाहिए और कोई तरीका नहीं है यार। ठीक है, मैकेनिज्म है, वो भी याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने रिएक्शंस हैं उनको याद रखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मोर एंड मोर टाइम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तुम पूरी चैप्टर को जितने भी रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को लिखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। उसके साथ साथ कन्वर्जन पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे 4 स्टेप तक के कन्वर्जन आपको याद रखने हैं कि भाई ये कैसे आएगा, ये रिएक्शन से आएगा। कन्वर्जन का मतलब आपको एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड दे देगा और कहेगा इस कंपाउंड से रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाओ। ठीक है, अब इसमें CBSE क्या करता है, 4 स्टेप से ज़्यादा के रिएक्शन नहीं देता, कन्वर्जन नहीं देता है। तो याद रखिए, बहुत हार्ड कन्वर्जन्स नहीं करने हैं आपको, 4 स्टेप 5 स्टेप तक के कन्वर्जन करने हैं और वो भी प्रैक्टिस से ही आपका इम्प्रूव होगा। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में कन्वर्जन्स में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब सारे रिएक्शंस आप कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तब आपको कन्वर्जन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैप्टर खत्म करने के बाद ही इन सब पे आओ। ठीक है, फिर टेस्ट डिस्टिंग्विश, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कि आपको एक मॉलिक्यूल दे देगा ऐसे C6H12, ठीक है, O ऐसे क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसका रिएक्शन A के साथ हो रहा है तो ये बन रहा है, B के साथ हो रहा है तो ये बन रहा है। ठीक है, और फिर ये इनके साथ रिएक्शन किया तो ये इस तरह, इस कलर की ये चीज़ बन गई। ठीक है, जो भी है, तो इस तरह के क्वेश्चन दे देगा और फिर लास्ट में पूछेगा कि ये जो C6H12O था, इसका नेम बताइए, IUPAC नेम बताइए, जो A बना उसका क्या नाम है, B बना उसका क्या नाम है। ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं। ये टेस्ट डिस्टिंग्विश क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन तभी आपको आएंगे जब आपको रिएक्शंस पता होंगी। तो रिएक्शन के लिए बहुत सारे ऐसे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश के रिएक्शंस हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो टेस्ट बेस्ड हैं, तो उनको आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके फिर इन क्वेश्चंस पे आने हैं और इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। समझ में? ठीक है, क्लियर हुई? तो ये इन स्टेप्स को फॉलो करिए। बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं कह रहा हूँ 33 नंबर है ना, 33 नंबर पा जाओगे पूरा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ है नहीं, रिएक्शन है। अब रिएक्शन पे कमांड बनाना है तो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है। समझ में? क्लियर हुई? ठीक है, उसके बाद अब हमारा आता है सरप्राइज। तो मैं सरप्राइज क्या है आपके लिए, तो पहली सरप्राइज तो ये है कि एवरी सैटरडे, इसके बाद जो सैटरडे आने वाला है, एवरी सैटरडे मैं चैप्टर वाइज 10 PYQs लेके आने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, 10 PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, यानी एवरी सैटरडे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, चैप्टर वाइज सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको देने वाला हूँ चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स फॉर फ्री। ठीक है, फ्री कहाँ पे मिलेगा, तो ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल पे ही आपको मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते रहूँगा हर एक चैप्टर का। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि रिविजन्स में शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। समझ में? तो बस इन स्ट्रैटेजीज को, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करते रहिए और आगे बढ़िए। ठीक है, समझ में आया? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप में बिलीव रखो। मैं जानता हूँ, तुम खुद भी जानते हो और वो भी जानते हैं। ठीक है, यानी भगवान भी जानते हैं कि तुम कर सकते हो। बस अपने आप पे बिलीव रखो, भरोसा रखो, तुम कर सकते हो। 4 महीने 10 चैप्टर बहुत आराम से आप ख़त्म कर सकते हैं। उनके जितने मैंने स्ट्रेटजी बताई है उन सभी को अगर फॉलो कर लिया
मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से 95, 98, 99, 100 तक स्कोर कर सकते हो। बस आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। समझ में आया? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।